हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष चौधरी और मैं आज रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैल्पेशन शो करूंगा अपने पेशेंट के ऊपर। आपका नाम क्या है? शौर्य प्रताप सिंह। मैं आपके ऊपर कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैल्पेशन के थ्रू एग्जामिनेशन करूंगा। क्या आपकी सहमति है? हाँ। तो हम अगर जब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैल्पेशन मेथड, तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हमको फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले हम साइज एंड शेप देखेंगे कि क्या है हमारे चेस्ट का या पोस्टीरियर साइड ऑफ चेस्ट में, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो पेशेंट हैं, उनके जो नॉर्मल चेस्ट का जो साइज एंड शेप है वो नॉर्मल है कि नहीं, ये कहीं एबनॉर्मल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एरिया स्पेसिफाई करेंगे। इसमें सबसे पहले ये हमारा क्लेविकल है। इसमें कुछ एरिया जैसे हम कहेंगे ये क्लेविकल है। क्लेविकल के ऊपर का जो एरिया है वो सुप्रा क्लेविकुलर एरिया है। ये नीचे का एरिया जो है वो इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया है। ये जो एरिया है जहाँ पे निपल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये मेमोरी एरिया होता है, और निपल के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो इंफ्रा मेमोरी एरिया होता है। अगर ऐसे ही हम पेशेंट के पोस्टीरियर साइड में देखेंगे, अगर पेशेंट के हम पोस्टीरियर साइड में देखते हैं तो ये स्कैपुला है। स्कैपुला के ऊपर जो पार्ट है वो सुप्रा स्कैपुलर है, और ये जो नीचे का पार्ट है वो इंफ्रा स्कैपुलर पार्ट है। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गई कि हम ऐसे ऐसे करके और नॉर्मली कैसे हम लोग साइज एंड शेप और ये चीजें डिटरमाइन करते हैं। अब आगे जब हम लोग इसको टेस्ट को आगे परफॉर्म करेंगे, एग्जामिनेशन जब आगे परफॉर्म करेंगे, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो आती है, जो टेक्निक आती है कि हम सबसे पहले पोजीशन ऑफ ट्रैकिया स्पेसिफाई करेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल है कि नहीं है। तो इसके लिए फर्स्टली हम लोग ट्रैकिया का जब लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे वो नॉर्मल है कि नहीं, तो हम ये जो अपना मिडिल फिंगर है इसको सेंटर में प्लेस करेंगे, और रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को जो दोनों तरफ क्लेविकुलर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है वहाँ पे इसको रखेंगे। उसके बाद से हम ये जो मिडिल फिंगर है इसको ट्रैकिया ट्रैकिया जो नॉर्मली होती है वो नॉर्मली जो होती है ये 4 to 5 सेंटीमीटर एबव एबव तक दिखती है हमको। तो वहाँ पे जब हम देखेंगे सेंट्रली प्लेस्ड करके, ये कहीं कोई डेविएशन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम इसको फील करेंगे तो इसमें कोई हमको जब डेविएशन नहीं दिखेगी तो हम लोग कहेंगे कि ये चीज़ नॉर्मल है। इसमें हम लोग एक चीज़ होती है कि जो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल होती है, इससे भी रिलेशन हम लोग रिलेट करके देखते हैं कि कोई डेविएशन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर इसमें डेविएशन प्रेजेंट उन केसेस में होती है कि अगर कोई लंग्स जैसे ये अपर लोब ऑफ लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो डेविएशन हम लोग को देखने को मिल सकती है राइट हैंड साइड में या किसी में। लेकिन नॉर्मली जो है सेंट्रल में ही ट्रेकिया प्रेजेंट होती है, या थायराइड इनलार्जमेंट हो जाता है तो भी हमको ये चीज देखने को मिलती है कि ट्रेकिया में डेविएशन हो जाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ चेस्ट कैसे हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ चेस्ट देखने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं? हाँ जी, थैंक यू। क्योंकि मुझे इनके जो है चेस्ट का मूवमेंट देखना है, इसलिए पूछना जरूरी था। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो थंब है, थंब को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इनके एक्सटर्नल इंड जो है लास्ट में, यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस करेंगे। यहाँ प्लेस करके हमको ये देखना है इनके चेस्ट का एक्सपेंशन देखना है, और मतलब जब ये एक्सपायरेट करेंगे या फिर इंस्पायरेशन करेंगे। तो ये चीज हम कहेंगे। आप प्लीज सांस लीजिए, छोड़िए। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल जो है चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसमें कुछ भी, जैसे जब ये ले रहे हैं सांस तो ये साथ में जा रही है, हाथ हमारी दोनों फैल रही हैं और फिर साथ में ही आके वो मिल भी रही हैं, ये थंब जो है। तो इसलिए हम जब देखते हैं तो ये इसमें इनका नॉर्मल सिमेट्रिकल शो कर रहा है। अब जब ऐसे ही हम पोस्टीरियर साइड देखेंगे तो जब हम मूवमेंट ऑफ चेस्ट देखेंगे पोस्टीरियर साइड से, तो फिर से जैसे कि एंटीरियर साइड में हम लोगों ने पोजीशन किया था थंब का, वैसे ही करेंगे, और फिर पेशेंट से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज डीप इंस्पायरेशन करिए। और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है, या कहीं एक तरफ ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा है, एक तरफ कम एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर दोनों तरफ एक जैसा एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर ये सही सही है। तो ऐसे करके हम लोग जो है पोस्टीरियर साइड से मूवमेंट ऑफ चेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं।
आगे जब हम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट देखेंगे, जिसमें कि एंटीरियर पोस्टीरियर हम लोग एस्पेक्ट से लेंगे, तो इस इंची टेप के हेल्प से हम इसमें जब इनको इंस्पायरेशन कराएंगे, डीप इंस्पायरेशन, तो उसमें कितना नॉर्मली ब्रीदिंग में हो रहा है एक्सपेंशन, और कितना जो ये डीप इंस्पायरेशन कर रहे हैं उसमें इंस्पायरेशन हो रहा है, इसका हम लोग एक मेजर करेंगे इंची टेप की हेल्प से। तो हम पेशेंट से प्लीज अपना हाथ आप उठा लीजिए और थोड़ा आगे हो जाइए। ये T8 जो रीजन होगा उसके उस लेवल पे हम इसको जो है एक बार देखेंगे। प्लीज आप इंस्पायरेशन करिए। ठीक, थैंक यू। तो इसमें जो भी शिफ्ट आया है हमारे इसमें जो नॉर्मली हम लोगों ने पोजीशन लिया था, और उसके बाद से एक्सपेंशन के बाद जो शिफ्ट आया है, तो वो चेस्ट का जो है एक्सपेंशन के टाइम पे, डीप इंस्पायरेशन के टाइम पे ये हम लोग को शिफ्ट देखने को इसमें जब हम आगे देखेंगे तो एपिकल इम्पल्स के बारे में हम जानेंगे कि एपिकल इम्पल्स को हम कैसे शो करते हैं। देखिए, एपेक्स बीट जो होता है, एपेक्स मतलब जो हमारे हार्ट का एपेक्स है वो, और बीट मतलब होता है कि जो हमको फील हो, जो हमको फील हो। लेकिन एपिकल इम्पल्स क्या होता है, यहाँ डिफरेंस होता है कि जो हमको दिखे। तो अभी पेशेंट के लिए कंसेंट से या क्या, अभी हम लोग ये कपड़ा से ढके हुए हैं, इनको इन्होंने टी शर्ट पहना है, इसलिए वो अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम जानकारी के लिए जान जाए कि जब हम फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में देखेंगे तो वहां पे ये जस्ट निपल के नीचे देखेंगे, और जब हम फील करेंगे तो हमको वहां पे फील होगा, अगर वो स्किनी पर्सन है तो हमको फील होगा कि वहां पे जो है हल्का जो है इम्पल्स शो कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जब हम उसको देखेंगे तो। लेकिन जब हम बीट को, एपेक्स बीट को फील करना होगा, तो उसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम अपना जो है हैंड जो है वहां फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम वहां लगाएंगे। हैंड के लगाने के बाद से फिर हम लोग जो अल्नर एंड है, अल्नर एंड को वहां पे बिल्कुल जहां पे फील हो रहा होगा हैंड में, वहां पे वो प्लेस करेंगे। और जब वहां से उसके आगे जब फील होगा, जहां मोस्टली फील होगा, वहां पे हम अपनी जो है फिंगर लगाएंगे। और फिर जाके ये 3 स्टेप में जो है एपेक्स बीट को हम लोग देखते हैं। आगे एक इसमें ही पार्ट है वोकल फ्रेमेटिस का। वोकल फ्रेमेटिस का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि इसमें जब हम लोग देखते हैं तो टैक्टाइल परसेप्शन ऑफ वाइब्रेशन देखें, तो इसमें लैरिंग्स के हेल्प से जब पेशेंट जो है साउंड कोई निकालता है एक रिदम में, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस में अपना जो अल्नर एंड है उसको लगा के। तो जब हम इसको देखेंगे तो पेशेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फॉर एग्जांपल 1 1 1 एक रिदम में बोलना है। पहले मैं यहाँ हाथ रखूंगा, इधर 1 1 1 बोलना है, फिर मैं इधर रखूंगा सेम साइड में, फिर 1 1 1 बोलना है। ठीक, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे प्लीज आप कंटिन्यू करें। 1 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
जो वाइब्रेशन हो रहा है वो नॉर्मली दोनों साइड फील हो रहा है कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो ये चीज इसमें ऑब्जर्व होती है। ऐसे ही हम पीछे करके भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको प्रेस करते हैं अपने हैंड को, अल्नार एंड को यहाँ पे पीछे के साइड, और जब पेशेंट से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप बोलिए 1 1 1 1 1 1 1 1। थैंक यू। तो ऐसे करके हम जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी टेक्टाइल परसेप्शन होगा, वाइब्रेशन, वो हमको इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉजिंग शिफ्ट ऑफ ट्रैकिया एंड मेडियस्टेनम या एपेक्स। तो अगर शिफ्ट ऑफ मेडियस्टेनम टू द सेम साइड ऑफ पैथोलॉजी हम देखेंगे तो इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस या पल्मोनरी कोलैप्स आता है। अगर हम लोग शिफ्ट ऑफ मेडियस्टेनम टू द अपोजिट साइड ऑफ पैथोलॉजी देखेंगे तो न्यूमोथोरेक्स आता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यूजुअली विदाउट नॉन मेडिएस्टर्नल शिफ्ट देखेंगे तो उसमें सीओपीडी और ब्रोंकियल अस्थमा आ जाएगा। और जब हम नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेज देखेंगे जिसमें कार्डियक अपेक्स का शिफ्ट होता है, इसमें स्कॉलियोसिस आ जाती है। थैंक यू।